इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे एंग्लो सिख वार के बारे में। तो इसके अंतर्गत दो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में, तो उसको हम जानेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि महाराजा रंजीत सिंह की जो व्यवस्था होती है, प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, कर व्यवस्था, तो उन चीज़ों को देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ में हम महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारियों के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम अंततः आएंगे आंग्ल सिख युद्ध पर आएंगे और उसके परिणाम को देखेंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो काफ़ी मजबूत शासक होते हैं और वो कूटनीति और राजनीति का बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं। उनकी शासन व्यवस्था होती है, केंद्रीकृत व्यवस्था होती है। केंद्रीकृत व्यवस्था का गुण या दोष यही होता है कि वो राजा के गुण और दोष पर निर्भर करता है, क्योंकि शासन की सारी शक्तियाँ उसी में निहित होती है। तो राजा जितना योग्य होगा, शासन उतना ही अच्छा चलेगा, और अगर राजा अयोग्य हो जाता है तो फिर शासन व्यवस्था वो कमज़ोर पड़ने लगती है और राज्य या राष्ट्र बिखरने लगता है। तो सिखों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब तक रंजीत सिंह जीवित रहे तो वो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो सिख साम्राज्य पूरी तरीके से बिखर जाता है। तो एक केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था थी और महाराजा रंजीत सिंह ने न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, सारी चीज़ों की शक्तियां अपने में निहित कर ली थी। अर्थात वो प्रधान न्यायाधीश भी थे, प्रधान सेनापति भी थे और प्रधान प्रशासक भी थे। अब हम जानते हैं कि इनका जो राज्य था वो इसे इन्होंने चार भागों में विभाजित किया था, जिसे अलग अलग सूबा कहा जाता था। आज के समय में कहें तो राज्य। तो चार सूबे में इन्होंने अपने 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 देश को बांटा था, क्योंकि ये देश ही है जिस पर कि उनका साम्राज्य चल रहा है। तो सिख साम्राज्य को इन्होंने चार सूबों में बांटा था। वो चार सूबे थे लाहौर, मुल्तान, इसके बाद लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। तो जो चार राज्य जो बांटे थे, तो वो उसके बाद ग्रामीण स्तर तक फिर वो व्यवस्था थी कि सूबे जो है वो परगना में बटे हुए थे, जिसे जिला कह सकते हैं, और परगना जो है सो तालुका में बटे हुए थे और तालुका गांव में थे। अर्थात प्रशासनिक सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव था। जो गांव के प्रमुख होते थे, ग्राम प्रमुख, उसे मौजो कहा जाता था। इसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। तालुका के हेड तालुकदार होते थे और परगना के कारदार कारदार कर सकते हैं। जैसे कि आज के समय में डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो पूरे जिला को देखते हैं, उसका हेड होते हैं। तो यहाँ पे कारदार जो है वो जिला के प्रमुख हैं और सूबा के सूबेदार प्रमुख होते थे। तो ये उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी कि इनके सिख साम्राज्य चार सूबों में बटे हुए थे। केंद्रीय स्तर पर एक मंत्रिमंडल होता था जो पूरा शासन देखती थी। उस मंत्रिमंडल को कहा जाता था सरकार खालसा। सिख सरकार भी कहा जाता था, सिख राष्ट्रमंडल भी कहा जाता था, या इसे खालसा सेवक भी कहा जाता था। इसमें 5 मंत्री होते थे, बहुत ज़्यादा मंत्री नहीं होते थे, 5 ही मंत्री होते थे। और वो 5 मंत्री में जो कुछ प्रमुख हैं पद जो हैं वो हैं वजीर का, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री। तो ये सब कुछ प्रमुख पद हैं। और वजीर जो हैं सारे मंत्रियों के हेड होते हैं। इन्हें आप मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। तो ध्यान सिंह पहले वजीर होते हैं। विदेश मंत्री में एक फकीर अजीमुल्ला होते हैं, ये काफी समय तक विदेश मंत्री रहते हैं। उसके अलावा वित्त मंत्री होते हैं भगवान दास और दीनानाथ। तो इनके मंत्रिमंडल को आप देखेंगे तो इसमें सभी पंथों के लोग हैं। मुस्लिम को उन्होंने बनाया हुआ है विदेश मंत्री, हिंदुओं को बनाया हुआ है उन्होंने वित्त मंत्री। तो वो जो एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र के व्यक्ति थे
और उनकी सेना में भी यही बात थी कि सेना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बंगाली सारे लोग थे उनकी सेना में। तो रंजीत सिंह जी एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होते हैं। अब हम आते हैं कि उनकी जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो क्या थी। तो भूमि कर 33 से 40% तक होता था और आय का सबसे बड़ा स्रोत होता था खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी से जो आय आते थे वही सबसे प्रमुख था आय का स्रोत। इसके अतिरिक्त अन्य भी थे, चुंगी कर थे, आब कर थे। तो इस तरीके के जो टैक्स लगाए जाते थे वो भी आमदनी का जरिया होता था। अब हम आते हैं इनकी सेना के ऊपर में। तो रंजीत सिंह की जो सेना थी वो दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना थी उस समय, अर्थात एशिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना थी ईस्ट इंडिया के बाद में। और सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि इनकी सेना काफ़ी प्रशिक्षित थी और वो जो प्रशिक्षक थे वो पश्चिम के देशों से आते थे, वेस्टर्न कंट्री से आते थे, इटली के, फ्रांस के, अमेरिका के। तो इन सब जगहों से उन्होंने प्रशिक्षक नियुक्त किए थे और अपनी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया था। तो काफ़ी मजबूत सेना थी इनकी। दो तरीके के सेना थे। पहला जो प्रकार है वो है फौजे आम, इसको स्थानीय सेना भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत में तीन हिस्सों में बांटा गया इस फौजे आम को। एक पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाना। पैदल सेना को विकसित किया था बातुरा ने, ये इटली के थे। घुड़सवार सेना को अलार्ड ने विकसित किया, ये फ्रांसीसी थे। और तोपखाना को कोर्ट और गार्डनर ने विकसित किया था। कोर्ट थे फ्रांसीसी और गार्डनर थे अमेरिकन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन्होंने विदेशी प्रशिक्षकों की सहायता लिया था अपने सेना को प्रशिक्षित करने में। उसी तरीके से दूसरे प्रकार की सेना थी फौजे खास, जो 1822 में विकसित की गई थी। और इसका मुख्य श्रेय जाता है अलार्ड का, जो कि फ्रांसीसी थे। इसकी खासियत क्या थी फौजे खास की कि इसमें सैनिकों को वेतन नगद दिया जाता है, किसी तरीके की जागीर नहीं दी जाती है। और वेतन मासिक आधार पर दिया जाता है, जिसे महादारी कहा जाता है। अब हम आते हैं न्याय व्यवस्था के ऊपर। तो रंजीत सिंह की जो न्याय व्यवस्था थी उसमें लोगों को जेल नहीं भेजा जाता था। ज़्यादातर आर्थिक दंड लगाए जाते थे, मृत्यु दंड भी नहीं दिया जाता था। तो आर्थिक दंड ही लगाए जाते थे, तो जेल नहीं भेजा जाता था। अब हम आते हैं रंजीत सिंह के बारे में कुछ स्टेटमेंट या उनके जो व्यक्तिगत गुण है उसके बारे में। तो रंजीत सिंह के बारे में दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो एक आंख से काना थे और वो काफ़ी कुरूप व्यक्ति थे। तो उनके बारे में एक वैरन ह्यूगन ने स्टेटमेंट दिया था कि रंजीत सिंह जी पंजाब के सबसे कुरूप व्यक्ति थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी थे। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था। जैसे पीछे की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उनकी तुलना नेपोलियन से की गई, शेरे पंजाब की उपाधि दी गई। तो उसके बाद एक और ऑसबर्न होते हैं, उन्होंने उन्हें मच्छर कहा था। तो उसका कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ ये था कि उस समय में उस समय सिख ही एकमात्र सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बचा हुआ था। बाकी के जो अन्य राज्य थे जैसे बंगाल, मराठा, कर्नाटक, मैसूर, निजाम, अवध, इन सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। सिर्फ सिख राज्य ही बचा हुआ था। तो इसी संदर्भ में ओसबर्न का स्टेटमेंट होता है कि बड़े बड़े ऊँटों को ईस्ट इंडिया कंपनी खा गई, तो ये मच्छर कितने दिनों तक टिका रहेगा। तो उन्होंने मच्छर शब्द का जो इस्तेमाल किया था वो रंजीत सिंह जी के लिए किया था। अब हम आते हैं इनके उत्तराधिकार के बारे में। हमने पहले ही बतलाया कि इनकी जो व्यवस्था थी रंजीत सिंह की केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था, उसका नतीजा होता है कि जब तक वो जीवित होते हैं तब तक तो सिख साम्राज्य बहुत अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी अयोग्य होते हैं और अंततः सिख साम्राज्य विघटित हो जाता है और अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। विघटन नहीं कहना चाहिए क्योंकि किसी तरीके का बंटवारा नहीं हुआ था सिख साम्राज्य में, लेकिन उसका पतन हुआ था।
तो 10 साल के अंतर्गत ही पतन होता है। और उसके पीछे एक रंजीत सिंह की अपनी नीति भी होती है, क्योंकि अंग्रेजों को उन्होंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया। वो अंग्रेजों से हमेशा बचते रहे, लड़ाई वो करना नहीं चाहते थे। हमेशा उन्होंने संधि को बढ़ावा दिया और संधि में भी ऐसी ऐसी शर्तें मानी जो कि बाद के लिए घातक सिद्ध हुआ। जैसे सिंध में और लुधियाना में, इन दो जगहों पर अंग्रेजी सैनिकों को रखने का उन्होंने संधि में स्वीकार कर लिया। तो ये सिख साम्राज्य के लिए काफ़ी घातक हो गया, क्योंकि सिख साम्राज्य को उन सैनिकों ने उनके समझ सीमा पर एक तरीके से कह ले कि वो लगे हुए थे अंग्रेजी सेना। तो ये एक गलत तरीके की उन्होंने शुरुआत की थी, या कह लें कि गलत संधि में शर्तें उन्होंने मान ली थी। तो ये एक बड़ा कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि उनकी 5 पत्नियां थी और उनके मरने के बाद उनकी पत्नियों का दखल ज़्यादा होने लगता है। अब ऐसी स्थिति में 5 पत्नियां से जो बेटे थे वो राजा बनने के लिए आपस में लड़ते हैं। अब स्थिति ये होती है कि दरबार गुटबंदी का केंद्र बन जाता है। जो दरबारी होते हैं वो भी अलग अलग गुटों में शामिल हो जाते हैं, और उसका नतीजा होता है कि सिख साम्राज्य या सिख शासन कमज़ोर पड़ने लगता है। अब इसी को देखते हैं। तो पहले उत्तराधिकारी जो कह लें उनके बेटे होते हैं खड़ग सिंह, और वो मात्र 1 साल तक शासन कर पाते हैं। ये काफ़ी अयोग्य व्यक्ति होते हैं। 1 नंबर का अफीमची होता है, हमेशा अफीम के नशे में डूबा रहता है। अंततः अन्य जो प्रतिद्वंदी गुट थे वो इनको बंदी बनाकर जेल में डाल देता है और उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला बेटा नौनिहाल सिंह होता है, वो बनता है। वो भी कुछ समय के लिए 1 साल भी शासन नहीं कर पाता है। ये शराबी होता है, 1 नंबर का अयोग्य। इसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसकी एक खासियत थी कि डोगराओं का प्रभाव उस समय दरबार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और डोगरा काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र रच रहे थे दरबार में। तो उसके प्रभाव को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी। तो डोगरा भी इसके पीछे, नौनिहाल सिंह के पीछे पड़े हुए थे, और अंततः वो उसको एक तरीके से कह ले कि उन्हें मौका भी मिल गया। नौनिहाल सिंह की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चांद कौर बनती है कुछ समय के लिए। डोगरा बंधु इन्हें भी हटाने का प्रयास करते हैं और अंततः वो सफल भी हो जाते हैं। अब अगले बेटे, एक और बेटा होता है रंजीत सिंह का, शेर सिंह, उसका ये लोग समर्थन करते हैं। डोगरा बंधु में कौन कौन थे? तो ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह। तो ये इनको गद्दी पर बैठा देते हैं। 2 साल के लिए ये रहते हैं, 1841 से 43 तक। इनकी भी हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। अब एक और बेटे होते हैं जो कि नाबालिग होता है, जिसका नाम दिलीप सिंह होता है। वो 1843 में बनता है और 1848 तक कह लें कि वो शासक रहता है। जब 1845 में ये राजा बनता है तो वो एक अल्प वयस्क होता है, 5 साल का बच्चा होता है। तो ऐसी स्थिति में उसके संरक्षक बनाई जाती है उसकी माँ जिंदा कौर। तो यही पूरा शासन संचालन का काम देखती है। वजीर होते हैं लाल सिंह और सेनापति होते हैं तेजा सिंह। तो ये सारी स्थितियां रंजीत सिंह के मरने के बाद डेवलप होती है। अगले 6 साल में 4 राजा बनते हैं और 4 वजीर। तो इतने कह लें कि हर एक साल राजा बदल रहे थे, एक साल पर। तो ये स्थिति हो गई थी। दूसरे जगहों पे जैसे कि मराठा और बंगाल में भी यही होता है कि वहाँ पे आंतरिक गुटबंदी बहुत ज़्यादा होती है और आपस में ही लोग लड़ते भिड़ते हैं। तो यहाँ भी वही बात हो रही है सिखों के साथ में, और यही भारत के हर राज्य में हुआ। मैसूर को छोड़कर, मैसूर में आपस में इस तरीके के झगड़े नहीं थे, बाकी अधिकतर जगहों में ऐसी ही स्थिति थी। तो अब हम जानते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, जो कि 1845 से 46 तक चलता है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में लड़ा जाता है। इस समय गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड हार्डिंग, और सेना का नेतृत्व करते हैं, सेनापति होते हैं सर यूनफ। और सिखों के जो सेनापति होते हैं, प्रधान सेनापति, वो लाल सिंह होते हैं। अब यहाँ पे क्या स्थिति होती है कि लाल सिंह गद्दार व्यक्ति निकलता है और वही अंग्रेजों से मिला हुआ होता है।
यहाँ पे भी अंग्रेजों की वही चाल थी बंगाल वाली, जैसे कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध उन्होंने मीर जाफर जो प्रधान सेनापति होता है उसको उन्होंने मिला लिया था और कहा था कि वो निष्क्रिय रहेगी सेना। तो यहाँ भी वही चाल अंग्रेज चलते हैं। लाल सिंह को निष्क्रिय रहने का एक आदेश प्राप्त होता है अंग्रेजों से, तो वो निष्क्रिय बना रहता है। लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या होती है कि जो सिख सैनिक थे वो वफादार होते हैं और अंग्रेजों से बहुत डट कर मुकाबला करते हैं, लड़ाई करते हैं। अनेक युद्ध होते हैं, मुख्य रूप से 5 युद्ध होते हैं, जिसमें शुरू के जो 4 युद्ध होते हैं वो अनिर्णय की स्थिति में खत्म होते हैं। परंतु 5वां युद्ध होता है सबराओं का युद्ध, उसमें सिखों की हार होती है और लाहौर पर कब्जा कर लिया जाता है। इसके बाद एक लाहौर की संधि होती है, इसमें सतलज से दक्षिण का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन कर दिया जाता है और 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना लगाया जाता है। वो 1.5 करोड़ रुपए उस समय बहुत ज्यादा होता था, तो सिख शासन या सिख साम्राज्य वो 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेजों को नहीं दे पाता है, 50 लाख रुपए ही कैश के रूप में दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मैदानी क्षेत्र होता है ब्यास नदी से लेकर सिंध तक का इलाका वो अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं और पहाड़ी क्षेत्र कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल वाला जो एरिया होता है वो दे दिया जाता है डोगरा शासकों को, अर्थात गुलाब सिंह को दे दिया जाता है और बेच दिया जाता है। कह लें कि गुलाब सिंह उसको 1 करोड़ रुपए में खरीद लेते हैं और कश्मीर और लद्दाख पर डोगरा शासन स्थापित हो जाता है। और क्या किया जाता है, तो इनकी दिलीप सिंह को राजा मान लिया जाता है। वो अभी भी नाबालिग हैं, तो संरक्षिका उनकी माँ जिंदा कौर ही रहती है। वजीर बनाया जाता है लाल सिंह को। देख लीजिए, लाल सिंह गद्दार है, अंग्रेजों से मिला हुआ है, लेकिन अंग्रेज लोग अपने ही व्यक्ति को वहां पे रखेंगे। तो लाल सिंह को वजीर का पद देकर बैठा दिया जाता है और हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट बनाया जाता है। सहायक संधि की जितनी शर्तें हैं वो यहाँ पे लागू की जा रही हैं कि हर एक दरबार में जितने भी जो देसी रियासत के दरबार होते थे वहाँ पे अंग्रेज रेजिडेंट रख दिए जाते हैं और सेना भी रख दी जाती है। तो यहाँ भी वही चीज किया जा रहा है कि अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाता है और वो सारी गतिविधियों को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे उस समय की जो स्थिति थी, सिख लोग ही एकमात्र बचे हुए थे, सिख राज्य ही बचा हुआ था। तो उनकी अंग्रेजों की जो नीति होती है कि वो कैसे भी करके बहानेबाजी करके वो जल्द से जल्द सिख राज्य को भी अपने में मिलाना चाहते हैं। अब वो तरह तरीके का वो अपनी तरफ से शर्तें रखते हैं, आरोप लगाते हैं सिखों के ऊपर में। उसका नतीजा क्या होता है कि जो लाहौर की संधि थी वो अस्थायी शांति स्थापित करने में ही सहायक हो पाती है। अंततः जिंदा कौर को पदच्युत कर दिया जाता है, संरक्षिका के पद से हटा दिया जाता है और अब उन्हें 1.5 लाख का पेंशनर बना दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। ये भैरोवाल की संधि के अंतर्गत ऐसा किया गया था। अब हम जानते हैं दूसरे सिख युद्ध के बारे में। इसके पीछे का जो कारण होता है वो क्या है कि डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं 1848 ईस्वी में और वो एक नीति ही लेकर आते हैं, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहा जाता है। और दूसरा अंग्रेजों की अपनी नीति होती है कि पूरे भारत को एक एकीकृत बाजार के रूप में बदल देना है। तो इसी के तहत वो सिख राज्य को भी मिलाना चाहते हैं। तो इसी का नतीजा होता है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है कि जिंदा कौर का पेंशन 1.5 लाख से घटा के 48,000 कर दिया जाता है और जो जितने भी सिख राज्य में प्रमुख पद थे वहां पर अंग्रेजों को बिठा दिया जाता है। जिंदा कौर यहाँ से भाग जाती हैं, उन्हें बनारस भेज दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है बनारस। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सिख साम्राज्य में
सिख राज्य में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। और वो विद्रोह सबसे पहले शुरू होता है मुल्तान में, और जो व्यक्ति विद्रोह करते हैं वो होते हैं मूलचंद, मूलराज। और इसके साथ में सिख सैनिक लोग भी विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों की इस नीति या कार्रवाई पर। विद्रोह हो जाता है पूरे पंजाब में। अंततः एक लड़ाई लड़ी जाती है, रामनगर का युद्ध होता है जिसके सेनापति गप होते हैं। तो गप को शुरू में सिखों के प्रति इनको सफलता नहीं मिलती है। अंततः उन्हें सेनापति पद से हटा दिया जाता है और नेपियर को सेनापति बनाया जाता है। फिर चिरीवाल और गुजरात का युद्ध लड़ा जाता है जिसमें सिखों की हार हो जाती है। सिखों की हार होने के बाद से मूलराज पर मुकदमा चलाकर मृत्यु दंड दे दिया जाता है। अब शासन प्रशासन का पूरा दायित्व या पूरा अपने कंट्रोल में अंग्रेजों ने ले लिया। क्या किया कि एक कमेटी बना दी जाती है, उसमें से हेनरी लॉरेंस को एडमिनिस्ट्रेशन का काम सौंपा जाता है, जॉन सारेमन को भू राजस्व व्यवस्था और चार्ल्स मेंशन को न्यायिक व्यवस्था देखने का भार दिया जाता है। साथ में जिंदा कौर को बनारस भेज दिया जाता है जेल में। वहां से वो नेपाल भाग जाती हैं, जेल से किसी तरीके से वो भाग जाती हैं और नेपाल में शरण लेती है जाकर। और वहीं जाकर 1857 के क्रांति में वो नाना साहब और तात्या टोपे ये लोग जब वहाँ पर, या बेगम हजरत महल, वो सब भी जब भागकर नेपाल पहुँचते हैं तो उन सबों के साथ मिलकर वो सहयोग करती हैं, 1857 के क्रांति में हिस्सा लेती है। अंततः जब 1857 की क्रांति भी जब दबा दी जाती है तो वो भागकर चली जाती हैं या अपने बेटे से मिलने के लिए इंग्लैंड चली जाती है और 1861 में। और वहीं पर 2 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है जिंदा कौर की, और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है नासिक में। अब उनके बेटे के साथ में क्या किया जाता है, तो उनके बेटे को 5 लाख पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया जाता है और उनका एक इंग्लैंड में संरक्षक बनाया जाता है डॉक्टर लुगुन को। और कहा जाता है कि डॉक्टर लुगुन ने ही इन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया था, बदल दिया था, जो कि बाद में जब वो पंजाब लौटते हैं तो पुनः सिख धर्म को स्वीकार करते हैं। तो वही जब इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इनकी माँ इनसे मिलने के लिए, जिंदा कौर या उन्हें रानी जिंदन के नाम से भी जाना जाता है, वो इंग्लैंड में मिलने के लिए उनसे जाती है 1861 में। और इंग्लैंड में ही रानी जिंदन की मृत्यु हो जाती है 1863 में, और बाद में नासिक में उनका शवदाह किया जाता है। तो ये सारी स्थिति बनती है। सिख राज्य को अंग्रेजों ने मिला लिया। अब एक कोहिनूर हीरा जो कि रंजीत सिंह जी को प्राप्त हुआ था शाह सूजा से, तो वो कोहिनूर हीरा अंततः अलग अलग शासकों से पहुंचकर वो दिलीप सिंह के पास पहुंचता है। और दिलीप सिंह जब चले जाते हैं इंग्लैंड तो, और सिखों पर जब नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो वो कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी को मिलता है और वो अंततः इंग्लैंड भेज देते हैं। और उसी कोहिनूर हीरे को महारानी के मुकुट में लगाया जाता है और आज भी वह इंग्लैंड में ही है, जिसकी मांग समय समय पर होती रहती है कि कोहिनूर हीरा को भारत को वापस कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से सारे राज्य एक एक करके अंग्रेज़ों के नियंत्रण में चले गए या अंग्रेज़ों ने अधिकार स्थापित कर लिया। तो हमने सारे ही राज्यों को कवर कर लिया है। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि अंग्रेज भारत पर किस तरीके से अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करते हैं, मजबूत करते हैं और चलाते हैं, और भारत का किस प्रकार से आर्थिक शोषण करते हैं, उसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।